नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं बात करूंगा 22 के आंकड़े पर। 22 का आंकड़ा इसलिए कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक दुर्दांत वारदात में 26 लोगों की जान ले ली थी। और 22 मई को आज प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के बीकानेर में, जो सीमावर्ती इलाका है पाकिस्तान की सीमा के पास लगा हुआ है, वहाँ जाकर के फिर से कहा है कि हमने 22 अप्रैल की घटना का बदला कुल 22 मिनट में ले लिया। अब ये 22 अप्रैल, 22 मिनट और 22 मई, इनमें अजीब संबंध है। 22 अप्रैल की घटना बहुत दर्दनाक घटना थी, न भूलने वाली घटना थी। उसका बदला लिया जाना भी ज़रूरी था, लेकिन सवाल ये है कि क्या जैसा माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं वैसा हुआ? 22 मिनट में बदला ले लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू हुआ, पहलगाम वारदात के 15 दिन बाद, और 10 मई को ख़त्म हो गया। 3 दिन लगातार चला, फिर 22 मिनट में ये बदला कैसे पूरा हो गया? ये सवाल सहज सवाल है, इसमें कहीं कोई दुराव नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, कोई निंदा नहीं है। पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के सैन्य ठिकाने हैं, उन्हें हमारी खुफिया एजेंसियों ने, हमारी भारतीय सेना की इंटेलिजेंस ने 22 सेंटर्स चिन्हित किए थे। और जो हमला हुआ, लगातार हमला हुआ, 7 को हुआ, 8 को हुआ, 9 को हुआ, 10 को हुआ, वो उसमें कुल 9 ठिकाने नेस्त नाबूद किए गए। बाकी जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया तो उनके आधा दर्जन सैन्य ठिकाने नेस्त नाबूद हुए, लेकिन 21 में से 9 यानी 11 ठिकाने फिर भी आतंकवादियों के इस समय पाकिस्तान में शेष रह गए हैं। और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो ठिठक गया है। 10 मई को उसका सीज फायर हो गया है, और 22 मई को ठीक 1 महीने बाद माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने और भारत की सेना ने 22 मिनट में 22 अप्रैल की घटना का बदला ले लिया। हम यकीन करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री पर। वो जो कहते हैं वो 16% सही कहते हैं। उनके ऊपर सवाल करने का प्रश्न ही नहीं, संदेह करने का प्रश्न ही नहीं, लेकिन वो जिस ढंग से कहते हैं उसको सुन कर के कभी कभी विचार करना पड़ता है कि वे जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। आपको याद है कि 22 अप्रैल की घटना के बाद उन्होंने 23 अप्रैल को दुनिया को, पाकिस्तान को जो संदेश दिया था वो मधुबनी की एक चुनावी सभा में दिया था। और अब सीज फायर के, विवादास्पद सीज फायर के बाद, राष्ट्र को संबोधित करने के बाद 10 तारीख को उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था, और आज 12 दिन बाद वो देश को, दुनिया को और पाकिस्तान को चेतावनी जो दे रहे हैं वो बीकानेर जाके दे रहे हैं। वो इस मामले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो लगातार कन्नी काट रहे हैं। विपक्ष कह के थक गया, विपक्ष ने भी अब कहना छोड़ दिया। उसे मालूम है विपक्ष को कि माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष की सुनने वाली नहीं हैं। भले ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वदलीय बैठक बुला करके विपक्ष से सहयोग मांगा था, और विपक्ष ने बिना शर्त सहयोग दिया था। अब ऐसे विपक्ष की मांग को माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं मान रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी जाने, उनकी पार्टी जाने, उनकी पार्टी के अध्यक्ष जाने। हम और आप तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं, और हमारा कयास ये है कि माननीय विपक्ष को ठेंगे पर रखते हैं। उन्होंने विपक्ष के अभी जो दुनिया के अलग अलग देशों में जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का श्री गणेश किया है, उसमें तमाम विपक्ष के अलग अलग सांसदों को लिया है, लेकिन उन विपक्षी दलों की सहमति के बिना और उनसे पूछे बिना उन्होंने शामिल किया है। अब ये बात अलग है कि जो सांसद गए हैं वो उदार मन से गए हैं, मजबूरी में गए हैं, या अपनी अपनी पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए गए हैं, ये भी भगवान जाने, लेकिन वो गए हैं और मोदी जी का काम कर रहे हैं। भारत की
सेना के शौर्य का बखान कर रहे हैं, जाकर के पाकिस्तान की हरकतों से दुनिया को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन माननीय हमारे मोदी जी, अमेरिका जिसने सबसे ज़्यादा इस संकट काल में 22 अप्रैल से लेकर अभी हाल के 22 मई के पहले तक भारत को परेशान किया है, अलग अलग तरह के दावे करके सीज फायर को लेकर खास तौर पर, तो उसके बारे में मोदी जी ना मधुबनी में कुछ बोले थे, ना बीकानेर में कुछ बोले, और ना राष्ट्र के नाम संबोधन देते वक्त कुछ बोले थे। तो सवाल है कि मोदी जी अमेरिका को जेलेंस्की की तरह या दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधे सीधे जवाब कब देंगे? क्या उसके लिए कोई मुहूर्त निकलेगा? क्या हमें जवाब देना ही नहीं है? हमारी जो टेलीपैथी है वो समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन देश चाहता है कि भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के रवैये को लेकर के कुछ तो कहें, मधुबनी में कहें, बीकानेर में कहें, दिल्ली में कहें, टीवी पर कहें, पॉडकास्ट पर कहें, लेकिन माननीय मोदी जी जो है वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये जो संसद है, ये जो विपक्ष है, इसको जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। जिसे जवाब देना है उसे जवाब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दे दिया। उनका कहना है कि सिंदूर बारूद बन गया था और उस बारूद से पाकिस्तान में जो आतंकवाद ठिकाने थे वो नेस्तनाबूद हो गए, जो सैन्य ठिकाने थे वो बर्बाद हो गए। तो अच्छी बात है, सिंदूर बारूद बनता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बारूद वैसे ही महंगा है सिंदूर के मुकाबले, और अब अगर हम भारत में सिंदूर से बारूद बना करके अपने रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं तो इससे भला अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि ऑपरेशन सिंदूर का भी राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाएगा, जैसा कि पुलवामा का उठाया गया था, वैसा अब होता दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के सैनिक वर्दी में उतारे गए बड़े बड़े फोटो होर्डिंग्स आपको अब शहरों में दिखाई देने लगे हैं। अब प्रधानमंत्री जी सेना की वर्दी किस हैसियत से पहन रहे हैं ये वो जाने। हम लोगों के लिए तो इसमें बहुत उत्सुकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेना के प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी फिर भी हेलमेट बगल में दबाए जैसे पायलट दबाता है, और सेना की बढ़िया वर्दी पहन करके अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और वो फ़ोटो अब पब्लिकली सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। इसको न प्रधानमंत्री जी खुद रोक रहे हैं, न सेना की जो हमारी प्रमुख है राष्ट्रपति वो खुद रोक रही हैं, न जो तीनों सेनाओं के जो संयुक्त अध्यक्ष हैं वो रोक रहे हैं, न वर्तमान सेना प्रमुख रोक रहे हैं, न निवर्तमान सेना प्रमुख जो देश में मौजूद हैं वो इस प्रवृत्ति के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं कि भारत का जो लोकतांत्रिक देश है उस देश के प्रधानमंत्री सेना की वर्दी पहन करके देश को और दुनिया को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान के लोकतंत्र की तरह भारत के लोकतंत्र को भी सेना के अधीन लाना चाहते हैं, या उनके मन में सेना प्रमुख बन करके सारे अधिकार अपने हाथ में रखने की इच्छा है? अब ये उनके मन की बात वो जाने, हम और आप तो जान नहीं सकते, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे निहितार्थ समझ में नहीं आना है। आप सेना के शौर्य को कैपिटलाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, और वो भी राजनीति के लिए? सेना का शौर्य अनमोल है, वो कोई 500 का नोट नहीं है कि जिसे आप जाकर के भुना लें। ये इसकी कोई कीमत हो नहीं सकती, और किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इसको भुनाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा विपक्ष खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है। फिर ऐसे में सेना के शौर्य का श्रेय उस सेना की वर्दी पहनकर आप क्यों भुनाना चाहते हैं? इसका उत्तर कोई दे नहीं रहा, और न इसका उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि इस समय सवाल पूछने वालों की सामत है, चाहे वो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हो, चाहे वो कोई नेहा सिंह नाम की लड़की हो, चाहे कोई हमारा
मध्य प्रदेश का कार्टूनिस्ट हो, सवाल किया और आप देशद्रोही घोषित हुए। तो अब देशद्रोही घोषित करना बहुत आसान हो गया है। आपको जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और तमाम तरह के प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको देशद्रोह का प्रमाण पत्र घर बैठे मिल जाएगा अगर आपने सवाल कर लिया तो मैं तो परेशान हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस संस्कारों में आता हूँ, वो समाज प्रश्नाकुल समाज है। हमारे यहाँ जो बहुत चर्चित योग ग्रंथ है गीता, वो तो प्रश्नाकुलता से ही जन्मा है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। और जब जब प्रश्न किए जाते हैं, जब जब कोई सवाल करता है, तो उसके जो उत्तर अगर समर्थ आदमी देता है तो उससे समस्याओं का हल भी निकलता है। आप देखें रामचरितमानस को उठाकर देखते हैं, उसमें भगवान श्री राम से अगर उनके अनुज, अगर उनके शरणार्थी कोई प्रश्न करते हैं तो वो उसका उत्तर देते हैं। जैसे कि राम रावण युद्ध के समय कहा कि रावण रथी विरथ रघुबीरा, तो उन्होंने रामचंद्र जी ने बाकायदा संकेतों के द्वारा कि पूरा विवरण बताया कि रथ का क्या मतलब है, पताका का क्या मतलब है, चक्र का क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें प्रश्नाकुलता से ही हल होती हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इस देश में इस समय प्रश्नाकुलता को, प्रश्नों को, सवालों को अपराध मान लिया गया है। आज भी माननीय मोदी जी बीकानेर में जो बोले हैं, मैं उसकी सराहना करता हूँ, मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ और करूँगा तो संकट में फंस सकता हूँ। और मैं अभी आप लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं मुक्त कंठ से उनकी सराहना करता हूँ कि मोदी जी ने जो 22 का आंकड़ा दिया, 22 अप्रैल की घटना के बारे में 22 मई को बताया कि 22 मिनट में उन्होंने यानी हमारे भारत की सेना ने जो सिंदूर उजाड़ा गया था उसका बदला ले लिया। अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ 22 मिनट भी क्यों लगे। मैं तो कहता हूँ कि 22 अप्रैल की घटना के बाद हम 7 मई तक इंतजार भी हमने क्यों किया, लेकिन तकनीकी कारणों से करना पड़ता है, रणनीति बनाना पड़ती है। किसी देश पर आप हमला कर रहे हैं तो ये सब संभव है, लेकिन जिस ढंग से सीज फायर हुआ वो भी अभी प्रश्नों के घेरे में है, उसका भी उत्तर देश को नहीं मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। इस सीज फायर को लेकर के जो अलग अलग दावे हुए हैं, पाकिस्तान की ओर से हुए हैं, अमेरिका की ओर से हुए हैं, उसके बारे में भी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले हैं, और वो शायद बोलेंगे भी नहीं। नहीं बोलेंगे तो उन्हें आप मजबूर तो नहीं कर सकते। संविधान में नहीं लिखा है कि आप किसी प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप संसद जब भी बैठे, विशेष सत्र नहीं हो रहा तो क्या सामान्य सत्र हो, तब आप इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी से सवाल करें, और जवाब देना ना देना उनकी मर्जी है, बाध्यता नहीं है। तो मामला संवेदनशील है, और मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में 22 का आंकड़ा चलेगा। 22 अप्रैल हुई, 22 मिनट हुए, 22 मई हुई, फिर 22 राज्य जीतने का लक्ष्य भी हो सकता है आने वाले दिनों में। जैसे 400 पार था, ऐसे देश के 29-30 राज्यों में से 22 पर कब्जा करना भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मोदी जी का लक्ष्य हो सकता है। तो ये आंकड़ेबाजी चलती रहेगी। 22 को लेकर के आप सावधान रहिए। जब भी 22 तारीख आए, 22 का आंकड़ा मिनट में हो, घंटों में हो, तो आप सतर्क रहिए कि कुछ ना कुछ नया होगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हर 22 को कुछ ना कुछ नया करेंगे, और देश को का मार्गदर्शन करते रहेंगे, नेतृत्व करते रहेंगे। उन्हें कोई श्वेत पत्र जारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है श्वेत पत्र से, क्यों जारी करें वो श्वेत पत्र, क्यों संसद का विशेष सत्र बुलाएं, पैसा खर्च होता है, वो पैसा हम अपनी सेना पर खर्च करेंगे ना, संसद में क्यों करेंगे। संसद में अभी तो लोग सुबह से लेकर शाम तक गाली तो बजाते हैं, और गाल क्या बजाते हैं, तो भेजे थपथपाते हैं इस तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस से या उधर से। हंगामा होता है, सवाल करते हैं तो उनका जवाब नहीं मिलता है, या लोग बहिर्गमन कर जाते हैं, या लोग कागज उड़ाते हैं। तो जब माहौल ही नहीं है सवाल जवाब का, तो खामखा परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छी बात यह है कि अभी मोदी जी बीकानेर गए हैं,
पाकिस्तान से लगी हुई की सीमा से लगा हुआ शहर है। फिर हो सकता है वो पंजाब जाएं, हो सकता है जम्मू कश्मीर भी जाएं, हो सकता है जहाँ जहाँ पाकिस्तान से हमारी सीमा लगी हो वहाँ के किसी न किसी शहर में जाकर के वो पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की कोशिश करेंगे, हड़काने की कोशिश करेंगे, और देश दुनिया को भी जो संदेश उन्हें देना है वो देंगे आतंकवाद के खिलाफ। और ये अभियान अभी मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों तक चलेगा, क्योंकि मोदी जी को अभी हमने 2024 में चुना है और 2029 तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बशर्ते कि वो इस बीच में अपने पार्टी अनुशासन को मानते हुए, अपने संघ के निर्देशों को मानते हुए अपनी 75वीं सालगिरह पर पद त्याग न कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मुरारजी भाई 80 साल की उम्र में प्रधानमंत्री थे, तो हमारे मोदी जी तो अभी 75 के ही हुए हैं। अभी उनको 80 तक काम करने दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। उम्र से क्या होता है, बाइडेन भी तो 80-81 के थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उम्र से कुछ नहीं, उम्र से अनुभव आता है और अनुभव से देश चलता है, देश की तस्वीर बदलती है। अब 40 साल के किसी राजीव गांधी जैसे नेता का सत्ता में आना मेरे ख्याल से संभव नहीं है। वो एक घटना थी जो हो गई। अब भूत और भविष्य में शायद ही इस देश में कोई नौजवान राजीव गांधी की उम्र का 40 साल का, 42 साल का, 48 साल का इस देश का प्रधानमंत्री बन पाए या इस देश का राष्ट्रपति बन पाए। इन दोनों पदों के लिए हमारे यहाँ पके हुए बाल और लटकी हुई खाल के नेता ही पसंद किए जाते हैं और आगे भी पसंद किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे, सहज बातचीत हुई है, मैंने आपको कोई रहस्य उद्घाटन करके नहीं दिया है, मैं चीखा नहीं हूँ, मैं चिल्लाया नहीं हूँ, आता ही नहीं है, तो आप अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि आप कहते रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।